दोस्तों नमस्कार। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सी बातें सीख ली हैं। भारत के बारे में हमने बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। तो आज हम आइए देखते हैं कि भारत में वर्षा किस तरह से होती है और कहां कहां होती है और कितनी होती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के दक्षिण में जो है वो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा है और भारत के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो दोस्तों कर्क रेखा ये भारत के मध्य से होकर निकलती है और ये 23.5 डिग्री है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक जो है वो प्रतिवर्ष आता जाता रहता है। यानी कि सूर्य कभी तो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, फिर कभी विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और कभी जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो इस तरह सूर्य जो है वो बराबर चलता रहता है और सूर्य से ही हमारी पृथ्वी को जो है वो ऊष्मा मिलती है, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य से ऊष्मा मिलती है, यानी कि सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी, तो वहाँ पर जो है वो गर्मी अधिक होगी और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी कम होगी। तो जब हमारे सूर्य जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो इस क्षेत्र में गर्मी पड़ती है और जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर वायु जो है वो गर्म हो जाती है और जब वायु गर्म होती है तो उसका जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है और वायु दाब जैसे ही कम होता है तो वायु ऊपर के लिए उठने लगती है और जब वायु ऊपर उठेगी तो वायु दाब कम होगा। तो जहाँ पर वायु दाब अधिक होगा उस अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और जब ये हवाएं सागर के ऊपर से चलती हैं तो सागर में जो जल वाष्प उड़ती रहती है उस जल वाष्प को लेकर ये हवाएं चलती हैं और जब हवाएं ये स्थल पर आती हैं और स्थल पर कोई अवरोध पड़ता है यानी कि पर्वत पड़ता है और पर्वत से टकराती हैं तो ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर तापमान कम होता है तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं और हवाएं जब ठंडी होती हैं तो उनमें जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वो जल वाष्प जो है वो बूंद का रूप ले लेती है यानी कि संघनन होना शुरू हो जाता है और फिर जब संघनन हो जाता है तो जल वाष्प जब बूंद बन जाएगी तो हवा में वो रुकेगी नहीं और ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आ जाएगी, जिसे कि हम लोग वर्षा कहते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से बारिश होती है। तो हमारे भारत में जो हवाएं दक्षिण से आती हैं यानी कि जो हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर से हमारे भारत में प्रवेश करती हैं, इन हवाओं को हम मानसून के नाम से जानते हैं। यानी कि मानसून इन्हें इसलिए कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। तो ये हवाएं बदलती रहती हैं यानी कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही है कि हवाओं का कभी तो स्थल से सागर की ओर चलना और कभी सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को मानसून के नाम से जानते हैं और मानसूनी हवाएं। तो भारत में जो जलवायु है वो भी मानसूनी ही जलवायु है, इसीलिए हमारे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं और वहीं जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो हमारे स्थल से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो इस तरह से हमारे देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो भारत देश है इसमें मानसून किधर से घुसता है और कैसे आता है और कब कब आता है, ये तो हम पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि हमारे भारत में यहाँ 5 जून को मानसून प्रवेश करता है और जुलाई के अंत तक जो है वो यहाँ तक मानसून पूरे भारत में छा जाता है। तो ये हमारे भारत का जो है वो मानसून आने का टाइम है और मानसून किस तरीके से आता है ये भी हम देख लें, क्योंकि हमारे भारत में ये राजस्थान है, यहाँ पर जो राजस्थान है यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, यहीं
यानी कि इस जगह पर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पर कुछ पहाड़ हैं और ऊंचा क्षेत्र है और ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ये ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये जब ऊष्मा ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, तो इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है 51 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 50 डिग्री से ऊपर तापमान निकल जाता है तो वायुदाब बहुत ही निम्न हो जाता है। जैसे ही वायुदाब निम्न होता है तो यह हवाएं हमारी सागर तल में उच्च वायुदाब जो होता है उससे निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि हवाएं जब विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं तो हवाएं इस तरीके से मुड़ जाती हैं भारत में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये जो है वो कोरियालिस बल या फेरेल का नियम जो है उसके तहत ये हवाएं काम करती हैं। तो इस तरह से जब हमारे भारत में ये मानसून प्रवेश करता है तो मानसून जो है भारत का ये कन्याकुमारी है, यहाँ पर मानसून टकराता है तो मानसून दो भागों में बंट जाता है, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो हमारी इस तरह से हमारे भारत में जब मानसून आता है और ये हमारा जो है इधर अरब सागर है, तो ये अरब सागर में मानसून जो है वो 3 शाखाओं में चलता है, यानी कि हमारे भारत में मानसून जो है वो इस तरीके से 3 शाखाओं में प्रवेश करता है। तो जैसे ही मानसून यहाँ पर आता है, यानी कि ये केरल के पास जब मानसून आता है तो इस केरल के पास इस तट पर जो है वो पर्वत हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत हैं और इस पश्चिमी घाट पर्वत से जैसे ही मानसून टकराता है तो इस टकराहट से यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, यानी कि यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। जबकि इस पर्वत के इस साइड में जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, यानी कि पर्वत के पार का क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं इधर पर्वत से टकराएंगी और ऊपर उठ जाएंगी तो उनमें पानी जो होगा वो इसी साइड में बरस जाएगा और उस साइड में जब हवाएं उतरेंगी नीचे तो उनका तापमान बढ़ेगा और जब तापमान बढ़ेगा तो बारिश नहीं करेंगी, इसलिए वो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। तो ये जब हमारा मानसून की ये शाखा अरब सागर की जो शाखा है, इस शाखा के 3 भाग हो जाते हैं और 3 भाग से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन क्या ये 3 भाग होते हैं, यानी कि हमारी जब किताबों में लिखा है तो हम वैसा ही अध्ययन करते हैं, क्यों कि इधर से जो हवाएं चलेंगी वो किसी भाग में होकर नहीं चलेंगी, वो तो हवाएं सीधे ही चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 भाग नहीं है, इस क्षेत्र से पूरे से हवाएं चलती हैं, लेकिन जहाँ प्रेशर अधिक होता है तो वहाँ तेज और जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ पर जो है वो कम हवाएं चलती हैं। तो इस साइड में हम जानते हैं कि हमारा ये जो भाग है, यानी कि ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, ये कटा फटा भी है और इसमें 3 जगह पर जो है वो दर्रे हैं। तो इन दर्रों से जो मानसून है वो प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके अंदर के लिए चला जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ऊपर भोर घाट और थाल घाट और पाल घाट ये दर्रे हैं, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट ये दर्रे हैं। तो इन दर्रों से होकर मानसून जो है भारत के इस साइड में आता है और यहाँ पर बारिश करता है। तो यहाँ इस साइड में जो है ऊपर हमारा थाल घाट से जो मानसून आता है वो यूपी तक आता है, यूपी के मिर्ज़ापुर में यहाँ तक आता है, लेकिन मिर्ज़ापुर में बारिश नहीं करता है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में ये हमारा पहाड़ भी है, ये पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र तक ही बारिश करता है और इसके पार जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये मानसून जो है वो आता है और मानसून की ये शाखा जो गुजरात से प्रवेश करती है वो इस साइड में अरावली पर्वत पर बारिश करती है, लेकिन अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ता है, इसलिए यहाँ बारिश कम हो पाती है और ये यहाँ दिल्ली तक चला जाता है और ये दिल्ली के आगे जब हमारा शिवालिक का हिमालय है उससे टकराता है तो इस क्षेत्र में बारिश करता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बारिश करता है। ये शाखा अरब सागर की शाखा। वहीं दोस्तों ये हिंद महासागर जो है यहाँ से भी मानसून उठता है, क्योंकि यह मानसून तो इस साइड से
उठता ही है, लेकिन मानसून ऐसे जब चलेगा तो ये हवाएं सागर से जल वाष्प लेकर चलती हैं, और जैसे ही ये हवाएं इस साइड में आएंगी तो यहाँ पर भी हमारा एक पर्वत है जिसे कि पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत भी इन हवाओं के समानांतर ही पड़ता है, क्योंकि ये हवाएं कुछ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और ये हमारा पर्वत भी कुछ इसी तरीके का है। तो ये हवाएं पर्वत जो है उससे ये टकरा नहीं पाती हैं, यानी कि रोक नहीं बनती है, तो ये हवाएं ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, तो बारिश कम करती हैं। तो ये हवाएं यहाँ से सीधे चली जाती हैं और ये सीधे जाकर इस साइड में जो अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से टकराती हैं। अब पहाड़ियों से जब टकराएंगी तो इस साइड में वर्षा अधिक करेंगी। जब ये वर्षा यहाँ पर अधिक होगी तो ये जो है यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाएगा, और जैसे ही यहाँ उच्च वायुदाब बनता है तो इस साइड में यहाँ निम्न वायुदाब है। तो ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब ये जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि दाब प्रवणता हो जाती है। इसलिए यहाँ से ये मानसून जो है वो घूम जाता है इस साइड में और ये यहाँ पर आ जाता है। तो इधर से जाने वाली अरब सागर की शाखा और इधर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा यहाँ आकर उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में टकराती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये जो है शाखाएं जब टकराती हैं तो ये जब शाखाएं टकराती हैं तो यहाँ पर क्लाउड बस्ट भी हो जाता है, यानी कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो यहाँ होती हैं। और यहाँ अचानक पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है कि यहाँ पर सैलाब आ जाते हैं। इससे पहले ही एक बद्रीनाथ में एक बार जो है वो वर्षा हो चुकी है, क्लाउड बस्ट हो चुका है, जहाँ पर पानी ही पानी था और बहुत ही वहाँ नुकसान भी हुआ था। तो वो फेनोमेना इसी तरीके से बनता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत में मानसून आता है और मानसून बारिश करता है। लेकिन ये बारिश कितनी करता है और कहाँ पर कितनी बारिश होती है इसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही इधर एक जो है वो सारणी बना ली है जिसमें कि वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर हमने लिख ली है। लेकिन ये वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है इसे भी हम देख लेते हैं। कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने अधिक से कम की ओर सारणी बनाई है। इस सारणी को आप कम से अधिक की ओर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने 25 से कम वर्षा और यहाँ 400 से अधिक वर्षा ली है। तो अब आप लोग ही बताइए कि 400 से अधिक वर्षा कहाँ पर होगी। सीधी सी बात है कि जब यहाँ से मानसून उठेगा और ये पहाड़ियाँ जो हैं वो इसके रास्ते में पड़ेंगी, तो जहाँ जहाँ पर पहाड़ियाँ ऊंची हैं और जहाँ घाट हैं या नीची पहाड़ियाँ हैं वहाँ तो बारिश कम होगी। लेकिन जहाँ जहाँ ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस साइड में ये केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ही अधिक होगी, यानी कि 400 से अधिक बारिश यहाँ पर होगी। वहीं ये जब इस साइड में आएगा तो यहाँ पर कोई पहाड़ ऐसा नहीं पड़ता है जो समानांतर हो, तो यहाँ वर्षा अधिक होगी। तो इसलिए इस शाखा से यहाँ पर वर्षा अधिक नहीं होती, वर्षा होती है लेकिन 400 से अधिक नहीं हो पाती है। वहीं ये वाला जब मानसून बंगाल की खाड़ी वाला इधर आता है तो यहाँ पर जो है वो टकराता है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो 400 से अधिक वर्षा होती है। और यहीं पर दोस्तों एक मेघालय में एक मानस राम, यहाँ पर एक मानस राम नाम का स्थान है जिसे जो है वो मैक्सिमम वर्षा का खिताब प्राप्त है, यानी कि ये वो रिकॉर्ड वर्षा यहाँ पर होती है। और ये वर्षा जो है वो 1187 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के रूप में होती है। यहाँ पर जो 400 की हम बात कर रहे थे अभी, मैक्सिमम 400, और यहाँ पर तो 1100 लगभग 1200 के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है। और ये संसार की सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है जिसे मानस राम के नाम से जानते हैं। और अच्छा कुछ दिनों पहले ये जो है वो चेरापूंजी था, यानी पुरानी जो अगर किताबें हैं उनमें पढ़ा जाए तो चेरापूंजी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वहाँ पर होती है तो वो चेरापूंजी में होती है। और पुराने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी अगर पूछो तो वो चेरापूंजी ही बताएंगे। लेकिन अब ये बदल गया है जिसे कि मानस राम के नाम से
जाना जाता है। तो यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि 400 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर होगी। अब दूसरी बारी आती है कि 300 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा। तो दोस्तों 300 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा वो इन्हीं क्षेत्रों में ही होगी, यानी इनके पास में ही होगी जहाँ पर ये वर्षा हो रही है, तो उसी के आसपास में ये जो है वो वर्षा होगी। और ये यहाँ पर भी कभी कभी वर्षा हो जाती है क्योंकि यहाँ दोनों शाखाएं मिलती हैं। तो अगला है कि 200 से और 300 सेंटीमीटर तक वर्षा। तो 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में होती है, यानी कि इसे थोड़ा और विस्तृत कर दिया जाए तो इस क्षेत्रों में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दोस्तों अगला हमारा है 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत के मैक्सिमम जो है वो अधिकतर क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दोस्तों अगला है कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि अब वर्षा ये कम होने वाला जो है वो क्षेत्र हो जाता है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो इस साइड में यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है और इन जो है पाल घाट और बोर घाट से जो मानसून निकल जाता है तो उन क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा कर देता है। तो यहाँ पर जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। वहीं ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी वर्षा जो है वो कुछ अधिक होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो भारत देश है उसमें वर्षा होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इसके आसपास जो है वो होती है। यहाँ पर भी ये वर्षा का रेशियो यही है। अगला हमारा है कि 25 से और 50 सेंटीमीटर वर्षा। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है, यानी कि ये जो क्षेत्र हमारे हैं इन क्षेत्रों में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र हैं उसमें, और ये राजस्थान का ये जो क्षेत्र है इसमें होती है। बाकी जो शेष हमारा, और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें जो है वो बारिश कम होती है। अगला है हमारा ये यानी कि 25 से कम यानी कि मिनिमम वर्षा। तो मिनिमम वर्षा इसके जो वृष्टि छाया प्रदेश है उसमें होती है या फिर यहाँ राजस्थान में होती है, और ऊपर इस लद्दाख में जो है लद्दाख का क्षेत्र जो है इसमें बहुत ही कम वर्षा होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो मानसून आता है वो मानसून और भारत की जो जियोग्राफिकल यानी कि जो भौतिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आप पता कर सकते हैं कि बारिश भारत में कितनी और कहाँ पर होती है, क्योंकि सबसे कम वर्षा यहाँ पर और यहाँ पर होगी और इसके जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो वर्षा अधिक होती चली जाएगी। और ये ज़्यादातर क्षेत्र में जो बीच का जो ज़्यादातर क्षेत्र है इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और इस क्षेत्र में भी वर्षा अधिक होगी। तो यहाँ पर जो पहाड़ है और जो पहाड़ से मानसून टकराता है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखें तो आप पता कर सकते हैं कि कहाँ वर्षा अधिक होती है और कहाँ वर्षा कम होती है और कहाँ कहाँ सूखा पड़ता है। तो दोस्तों जिस तरह से वर्षा होती है और जिस तरीके से हमारे देश में जो है वर्षा कम होती है उसी तरीके से हमारे देश में फसलें और मिट्टियाँ भी होती हैं। तो आगे हम इसी का अध्ययन करेंगे और ये जो अध्ययन है वो हमारे आगे के अध्ययन में बहुत ही सहायक होगा। तो आगे हम भारत की जलवायु के साथ उपस्थित होते हैं एक और नए टॉपिक को लाकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।